15 अगस्त 1947 आधी रात के 12 बजे रेडियो पर जवाहरलाल नेहरू की आवाज गूंज रही है, ट्विस्ट विद डेस्टिनी। पूरा देश जश्न में डूबा है, सड़कों पर दिए जल रहे हैं, नारे लग रहे हैं। Long years ago, we made a tryst with destiny. लेकिन उसी रात कहीं दूर दिल्ली और कराची के कुछ ऑफिसेज में कुछ ऑफिसर्स मोमबत्तियों की रोशनी में बैठे हैं। उनके सामने मोटे मोटे रजिस्टर्स खुले हैं और वो गिन रहे हैं कि कितनी बंदूकें, कितना सोना, कितने जहाज और कितने ऑफिसर्स किस मुल्क को जाएंगे। दोस्तों, जब भी हम पार्टीशन की बात करते हैं, हमारे माइंड में क्या आता है? वो ट्रेन जो लाशों से भरी आती थी, वो लाइन जो एक ब्रिटिश लॉयर ने खींच दी थी, जिसने पहले कभी हिंदुस्तान की धरती को देखा ही नहीं था और जिसने सिर्फ एक ही महीने में पूरी सीमा तय कर दी थी। वो लाखों लोग जो मारे गए या फिर जो बेघर हो गए, ये तस्वीरें हमें बार बार दिखाई गई हैं और दिखाई जानी भी चाहिए, क्योंकि यही सच है। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको ये बताया कि उसी हफ्ते एक और बंटवारा भी हो रहा था? एक ऐसा बंटवारा जिसमें आर्मी बांटी जा रही थी, खजाना बांटा जा रहा था, रेलवे, फैक्ट्रीज और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिसेज की टेबल्स और इनकी दवातें तक बांटी जा रही थी। कभी सोचा है आपने यार कि जब देश दो हिस्सों में टूटा तो आर्मी का क्या हुआ? वो ऑफिसर्स जो कल तक एक साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे थे, अगले हफ्ते एक दूसरे के सामने कैसे खड़े हो गए? पाकिस्तान को आखिर कितना पैसा मिला और वो कब, किन हालातों में दिया गया? रेलवे की पटरियां किसने काटी? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हैदराबाद के निजाम का पैसा जो लंदन के एक बैंक में 70 साल तक फंसा रहा, उसका आखिरकार हुआ क्या? नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, आज हमारी आज़ादी के 80वें साल में हम बात करेंगे उस पार्टीशन की जिसके बारे में शायद स्कूल की किताबों ने कभी आपको पूरी तरह नहीं बताया। आज हम समझेंगे कि असल में हिंदुस्तान कैसे बांटा गया था, जमीन से लेकर के दिमाग तक, आर्मी से लेकर के पैसों तक, पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह कोई सालों की सोची समझी प्रक्रिया नहीं थी। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान का ऐलान किया। 18 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया और 15 अगस्त को यानी सिर्फ 73 दिनों के अंदर 2 नए मुल्क वजूद में आ गए। इतने कम वक्त में एक सदी पुराने एम्पायर को बांटना, वो भी तब जब चारों तरफ हिंसा हो रही हो, ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लिए लगभग इम्पॉसिबल जैसा था। और याद रखिए कि माहौल यूं ही नहीं बना था। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था कलकत्ता में। उसके बाद जो 3 दिन हुए, इतिहास उसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जानता है। कहीं 4000 तो कहीं 16000 लोगों की मौतों की बातें होती हैं। सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी थी और यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने अंग्रेजों को, कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को पार्टीशन टेबल पर ला दिया। 7 जून 1947 को पार्टीशन कमेटी बनी और 27 जून को उसकी जगह ली पार्टीशन काउंसिल ने, जिसके चेयरमैन खुद लॉर्ड माउंटबेटन बने। इंडिया की तरफ से थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना और लियाकत अली खान। इसके बीच 10 एक्सपर्ट कमेटीज बनाई गई जिनमें से दोनों तरफ के बराबर रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इनका काम था कि हर एक चीज का हिसाब लगाना, कैश से लेकर के कुर्सी की मेज तक, फाइल से लेकर के बंदूक तक। दिस वाज सो माइन्यूट कि नागालैंड के एक रिमोट जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास सिर्फ 75 रुपए का पेटी कैश था, लेकिन उस 75 रुपए का भी हिसाब बना और उसका भी रेशियो में बंटवारा हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे मशहूर हिस्से की, जमीन का बंटवारा। सबको पता है कि पंजाब और बंगाल के लिए 2 अलग अलग बाउंड्री कमीशंस बनी थी। दोनों के चेयरमैन थे एक ब्रिटिश लॉयर सर साइरल रेडक्लिफ, जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी हिंदुस्तान आए ही नहीं थे। और दिलचस्प बात तो ये थी कि उन्हें जानबूझ करके इसलिए चुना गया था क्योंकि उनकी हिंदुस्तान को ना जानने को ही इम्पार्शियलिटी मान लिया गया था। हर कमीशन के 4 जजेस थे, 2 कांग्रेस और 2 मुस्लिम लीग के, लेकिन बराबर संख्या की वजह से हर मुद्दे पर डेडलॉक बन जाता था और आखिरकार पूरा फैसला अकेले रेडक्लिफ के ही कंधों पर आ गया। उन्हें 1 महीने से भी कम वक्त में 8.8 करोड़ लोगों की जिंदगी तय करने वाली लाइन खींचनी थी। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि रेडक्लिफ लाइन पब्लिश हुई 17 अगस्त 1947 को, यानी आजादी के 2 दिन बाद। मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश बिना ये जाने वजूद में आए कि उनकी सीमा असल में है कहां। पंजाब को वेस्ट पंजाब दैट इज पाकिस्तान और ईस्ट पंजाब यानी इंडिया में बांटा गया। लाहौर जो सिख्स और हिंदूज की सदियों पुरानी विरासत का शहर था, पाकिस्तान चला गया। बंगाल को वेस्ट बंगाल दैट इज इंडिया और ईस्ट बंगाल यानी कि पाकिस्तान में बांट दिया गया। कलकत्ता इंडिया के हिस्से आया। वीपी मेनन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सबसे भरोसेमंद साथी थे, उन्होंने खुद लिखा था कि बंटवारे में इंडिया ने 3,64,000 स्क्वायर मील्स और 8.5 करोड़ लोग खो दिए, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के विलय के जरिए इंडिया ने वापस लगभग 5 लाख स्क्वायर मील जमीन और 8 करोड़ लोग हासिल कर लिए, वो भी बिना कश्मीर को गिने। यानी जो जमीन पार्टीशन ने छीन ली थी, वो पटेल की कूटनीति ने आंकड़ों में वापस ला दी। अब बात आती है सबसे मुश्किल हिस्से पर, आर्मी का बंटवारा। सोचो, वो फौज
जो अभी अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लड़ करके निकली थी, उसे एक एक्टिव चलती फिरती फौज रहते हुए भी 2 हिस्सों में बांटना था। बंटवारे का आधार था आर्मी के अंदर मौजूद कम्युनल रेशियो। ज्यादातर सोर्सेज कहते हैं कि ये रेशियो 64 इंडिया और 36 पाकिस्तान का था, हालांकि कुछ 65-35 भी बताते हैं। लगभग 11,800 ऑफिसर्स और 5 लाख जवानों में से करीब 2,60,000, जिनमें ज्यादातर हिंदू और सिख थे, इंडिया गए और करीब 1,40,000, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे, पाकिस्तान चले गए। इस पूरी प्रोसेस में 144 मिलिट्री यूनिट्स को भंग कर दिया गया था। 61 प्रिंसली स्टेट्स की फौजें वापस उनकी स्टेट्स को लौटा दी गई थी और गोरखा रेजिमेंट्स जो नेपाल से भर्ती होती थी, उन्हें इंडिया और ब्रिटेन के बीच बांट दिया गया। पूरी की पूरी रेजिमेंट्स के अंदर से लोग निकाले गए और बदले जा रहे थे। 19th लांसर्स में जाट और सिख सैनिकों को निकाल करके स्किनर्स हॉर्स से मुस्लिम सैनिकों को शामिल किया गया था, यानी वो साथी जो कल तक कंधे से कंधा मिला करके लड़े थे, अगले हफ्ते बिल्कुल अलग वर्दियों में आमने सामने खड़े थे। ब्रिटिश राज में बनी 16 से 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हथियार और गोला बारूद बनाती थी, वो सारी की सारी उसी जमीन पर थी जो इंडिया का हिस्सा बनी। मतलब एक भी फैक्ट्री पाकिस्तान के हिस्से नहीं आई। पाकिस्तान को लगभग 6 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए और पाकिस्तान ने अपनी पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाघ कैंटोनमेंट में शुरू की दिसंबर 1951 में। यानी आजादी के 4.5 साल बाद तक पाकिस्तान के पास अपनी गोली और अपनी बारूद बनाने की कोई क्षमता ही नहीं थी। नेवी का बंटवारा लगभग 2:1 के प्रोपोर्शन में हुआ। पाकिस्तान को 2 स्लूप्स, 2 फ्रिगेट्स, 4 माइन स्वीपर्स, 2 ट्रॉलर्स और लगभग 3580 जवान मिले। एयरफोर्स का बंटवारा भी 7:3 के अनुपात में हुआ था और इंडिया को 7 फाइटर स्क्वाड्रंस और 1 ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन मिले। पाकिस्तान को 2 फाइटर स्क्वाड्रंस मिले थे। फील्ड मार्शल क्लॉड ऑचिलनेक इस पूरी मिलिट्री बंटवारे के सुप्रीम कमांडर थे। इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स उन पर लगातार पाकिस्तान की तरफ झुकाव का आरोप लगाते रहे। माउंटबेटन के साथ उनके रिश्ते इतने बिगड़े कि 30 नवंबर 1947 तक उनका पूरा ऑफिस ही बंद कर दिया गया, जबकि बंटवारे के कई मसले तब तक सुलझे भी नहीं थे। खुद ऑचिलनेक ने कहा था कि इस बंटवारे को ठीक तरीके से करने में 5 से 10 साल लगने चाहिए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ कुछ हफ्ते दिए गए। दोस्तों, अब बंटवारे के वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास करीब 375 से 400 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस था। दिसंबर 1947 में हुए समझौते के तहत पाकिस्तान का हिस्सा तय 75 करोड़ रुपए हुआ। इसमें से 20 करोड़ रुपए 14 से 15 अगस्त 1947 को ही दे दिए गए थे, लेकिन बाकी बचे 55 करोड़ रुपए भारत सरकार ने रोक लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उन्होंने साफ कहा कि जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होता तब तक कोई और पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तब तक जम्मू और कश्मीर पर हमला कर चुका था और इंडिया को डर था कि वो पैसा उसी जंग को फंड करने में लगेगा। लेकिन महात्मा गांधी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि जो वादा किया गया था वो कश्मीर के मसले से अलग है और इसे निभाना राष्ट्र की इज्जत का सवाल है। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उद्योगपति GD बिरला जैसे लोगों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि ये पैसा हथियार खरीद करके इंडिया के खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन गांधी नहीं माने। आखिरकार भारी दबाव के बीच सरकार ने 15 से 18 जनवरी 1948 के बीच वो 55 करोड़ रुपए जारी कर दिए। गांधी ने 18 जनवरी को अपना अनशन तोड़ा और इसके ठीक 12 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। गांधी का ये फैसला उन बड़े रीजंस में से एक है जिसकी वजह से आज POK एग्जिस्ट करता है। सिर्फ इन 75 करोड़ रुपए के अलावा बाकी मॉनेटरी और लिक्विड एसेट्स जैसे कि करेंसी स्टॉक्स, कॉइन्स, स्टैम्प्स, गोल्ड रिजर्व्स, इन सब का बंटवारा करीब 82.5% इंडिया और 17.5% पाकिस्तान के रेशियो में हुआ। मूवेबल नॉन लिक्विड एसेट्स, ऑफिस का सामान, गाड़ियां, फर्नीचर का बंटवारा हुआ 80:20 के प्रोपोर्शन में। पाकिस्तान के पास करीब 1 साल तक अपना कोई सेंट्रल बैंक था ही नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पाकिस्तान की करेंसी अथॉरिटी और सरकारी बैंकर का काम करता रहा। इस दौरान मौजूदा इंडियन नोट्स पर सीधे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उर्दू में हुकूमत पाकिस्तान छाप करके उन्हें पाकिस्तान में चलाया गया, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1948 तक अपने नोट्स छापने शुरू ही नहीं किए थे। दोस्तों, अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विस, जिसे स्टील फ्रेम कहा जाता था, बंटवारे के वक्त इसमें करीब 980 ऑफिसर्स थे। ज्यादातर यूरोपियन ऑफिसर्स तो आजादी के साथ ही चले गए, बाकी ऑफिसर्स को अपने मुल्क चुनने का मौका दिया गया। इंडिया के हिस्से की सर्विस बनी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS और पाकिस्तान के हिस्से की बनी सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। इंटरेस्टिंगली, इंडिया में आखिरी ऑफिसर जिसने पुरानी ICS में नौकरी शुरू की थी वो रिटायर 1980s में हुए, यानी आजादी के 33 साल बाद तक अंग्रेजों के सामने की विरासत इंडिया के प्रशासन में मौजूद रही। इसमें रेलवे का बंटवारा फिजिकली सबसे मुश्किल था, क्योंकि पटरियां किसी पॉलिटिकल लाइन की परवाह नहीं करती। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और बंगाल असम रेलवे जैसे 2 पूरे सिस्टम्स लगभग पूरी तरह पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में से सिर्फ करीब 2955 किलोमीटर इंडिया के हिस्से में आया, जबकि करीब 8070 किलोमीटर पाकिस्तान के पास रह गया। लाहौर, जो इस पूरे रेलवे नेटवर्क का हेडक्वार्टर था और जहां शानदार स्टेशन और वर्कशॉप्स थी, वो सब कुछ पाकिस्तान में चला गया। इंडस्ट्री में एक साफ पैटर्न दिखाता है। जूट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ईस्ट पाकिस्तान को जूट उगाने वाली करीब 75 से 81% जमीन मिली, लेकिन जूट की एक भी बड़ी मिल पाकिस्तान के पास नहीं थी। सारी की सारी 100 से ज्यादा जूट मिल्स कलकत्ता, हावड़ा और हुगली के आसपास थी।
यानी इंडिया में थी। मतलब जूट का खेत एक देश में था और फैक्ट्री दूसरे देश में। यही उल्टा पैटर्न कॉटन में भी दिखा। इंडिया के पास करीब 95% क्लोथिंग मिल्स रही, लेकिन कपास उगाने का करीब 40% जमीन पाकिस्तान के वेस्ट पंजाब और सिंध में चला गया। कुल मिलाकर इंडस्ट्री में पाकिस्तान का हिस्सा 10% से भी कम था, लेकिन लैंड उसको ज्यादा मिल गया। देखिए, प्रिंसली स्टेट्स में भारत की कूटनीति सबसे ज्यादा चमकी। आजादी के वक्त हिंदुस्तान में करीब 565 प्रिंसली स्टेट थी, जो पूरे सब कॉन्टिनेंट के करीब 40 से 48% हिस्से पर फैली थी। इन सब के राजाओं को छूट थी कि वो इंडिया में मिले, पाकिस्तान में मिले या फिर आजाद रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सेक्रेटरी वीपी मेनन के साथ मिलकर के डिप्लोमेसी, काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर सख्ती के जरिए 565 में से 562 रियासतों को इंडिया में मिला लिया। वो भी ज्यादातर 15 अगस्त 1947 तक या उससे कुछ ही समय बाद। जोधपुर जैसी रियासतों भी, जिनके राजा को जिन्ना ने खुद एक कोरा चेक तक थमा दिया था, अपनी शर्तें खुली तरीके से रखने के लिए आखिरकार पटेल की काउंसलिंग से इंडिया में आ गई। दो रियासतों ने जरूर मुश्किल खड़ी की, लेकिन दोनों का हल इंडिया ने डिप्लोमेटिक और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकाला। जूनागढ़, जहां करीब 80% आबादी हिंदू थी, वहां के मुस्लिम नवाब ने अकेले फैसला लेकर के पाकिस्तान में मिलने का फैसला कर दिया। जनता ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, नवाब को कराची भागना पड़ा और आखिरकार लेबिसाइड में जनता ने इंडिया के पक्ष में फैसला दिया। हैदराबाद में निजाम ने भी बहुत हाथ पैर मारे और उसको जोड़ने के लिए इंडिया को सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो नाम की कार्रवाई करनी पड़ी। ये भारत की डिप्लोमेटिक क्लास थी, जिसने इन सभी का विलय बिना किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट के कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान के पाले की कहानी सुने। कलाट, जो बलूचिस्तान की सबसे बड़ी रियासत थी, उसके शासक ने 12 से 15 अगस्त 1947 के बीच अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। 7 महीने तक बातचीत चलती रही और मार्च 1948 के आखिर में पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान के कोस्टल इलाके जैसे कि पसनी, जिवानी और तुर्बत में अटैक कर दिया। इसके कुछ ही दिन बाद 27 मार्च 1948 को कलत के खान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर सिग्नेचर कर दिए। पाकिस्तानी हिस्टोरियंस इसे एक वैलिड और मर्जी से हुआ विलय बताते हैं, लेकिन बलोच नेशनलिस्ट इसे बंदूक की नोक पर हुआ कब्जा मानते हैं। और यही वजह है कि विलय के कुछ ही हफ्तों बाद बलूचिस्तान में आर्म रिबेलियन शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। दोस्तों, अब एक आखिरी किस्सा जो शायद बंटवारे की सबसे यूनिक कहानी है। सितंबर 1948 में जब हैदराबाद इंडिया में मिलाया जा रहा था, तो हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने 10 लाख पाउंड लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, कहने को सिक्योर रखने के लिए। पाकिस्तान ने बाद में दावा किया कि ये पैसा हैदराबाद को हथियार बेचने का पेमेंट था। इंडिया और खुद निजाम के वारिसों ने इस दावे को चुनौती दी। ये पैसा लंदन के एक बैंक में दशकों तक पड़ा रहा, ब्याज पर ब्याज बढ़ता रहा और 2013 से इस पर यूके की हाई कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। आखिरकार अक्टूबर 2019 में अदालत ने साफ फैसला कर दिया इंडिया और निजाम के वारिसों के पक्ष में, और पाकिस्तान का दावा पूरी तरह खारिज कर दिया गया। तब तक वो 10 लाख पाउंड बढ़कर के करीब 3.5 करोड़ पाउंड हो चुका है। यानी 1947 के बंटवारे का एक मुकदमा पूरे 72 साल बाद 2019 में जाकर के सुलझा। खैर दोस्तों, जब हम हर साल 15 अगस्त को सिर्फ उस दर्द की बात करते हैं, उस बंटवारे की जो मजहब के नाम पर हुआ, तो हम एक पूरी कहानी अधूरी छोड़ देते हैं। वो कहानी जिसमें एक देश को प्रैक्टिकली जरूरत से कहीं ज्यादा मिला, लेकिन उसने आने वाले दशकों में खुद को आतंकवाद की भेंट चढ़ा करके पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया खुद। और दूसरा वो देश जिसने सुनिश्चित किया कि हम उस कॉलोनिज्म के बुरे सपने को पीछे छोड़ करके विकास की एक नई कहानी लिखें। खैर दोस्तों, इसके अलावा आपको और क्या क्या एस्पेक्ट्स पता है हमारे बंटवारे के, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।